हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम ब्लड ग्रुपिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट एक चीज़ और रह गई थी, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन के बारे में, वो भी पढ़ेंगे। बट उससे पहले पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 1 जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने शुरू किया बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन। बॉडी का फ्लूइड कौन सा होता है? ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। 55% प्लाज्मा है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। 55% प्लाज्मा का क्या मतलब है भाई साहब? जो वाटरी पार्ट है, वाटर का जो ब्लड का मैट्रिक्स है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। वो 55% तक प्रेजेंट है। अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या कौन है? 90 to 92% वाटर होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा 90 to 92% वाटर बना है। ठीक है, और 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। बाकी हमारे पास अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं, जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखा था उसका, अगर कल का लेक्चर याद हो तो। ठीक है, और 45% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब जो सेल्स हैं, लाइक आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, और प्लेटलेट्स भी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या काम कर रही हैं? जो कि क्लॉटिंग का काम करती हैं ब्लड में। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का भी अलग अपना काम है। ठीक है जी, जैसे कि आरबीसी तो भाई साहब एक ट्रांसपोर्ट का ट्रक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन और CO2 का। और डब्ल्यूबीसी की बात करूँ, डिफेंस प्रोवाइड करवाना, एंटी एलर्जिक बनवाना ब्लड को। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, दैट इज योर वर्क ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स की भी बात करी थी, याद है तुम्हें? प्लाज्मा प्रोटीन्स थे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनो, कौन सा था वो? हाँ, फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन के बारे में। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। ठीक है, ये बात की थी। फिर अगर हम बात करें तो कल हमने ल्यूकोसाइट्स के टाइप पढ़े थे। ठीक है, कैसे पढ़ा था? नेवर लेट मंकीज ईट बनानास। मतलब नेवर से क्या था? एन, न्यूट्रोफाइल। ठीक है, लेट, लिम्फोसाइट, ईट, इसिनोफिल, मंकीज, मोनोसाइट, बनानास, बेसोफिल। ये अबंडेंस थी। ठीक है, अब वो तुम्हारा होमवर्क है, जाके देखो कितनी थी। न्यूट्रोफिल 60 to 65% थी, याद है ना? तो कल का लेक्चर रिवाइज करोगे, पता लगेगा। ये होमवर्क है, जाके पक्का रिवाइज करना है अगर तुम्हें नहीं याद इनकी परसेंटेज अभी तक। उसके बाद अगर हमने देखा था न्यूट्रोफिल का क्या मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। उसके बाद हमारे पास थी इसिनोफिल। इसिनोफिल का हेडफोन शेप न्यूक्लियस होता है। फिर कौन सी आती है? बेसोफिल। बेसोफिल में तुम्हें एस शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद होर्सशू मिलता है। फिर उसके बाद हमें राउंड न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। होर्सशू किस में था? मोनोसाइट में। ठीक है, और कौन सी बची? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स में कौन सा न्यूक्लियस देखने को मिल रहा था? राउंड नॉर्मल न्यूक्लियस देखने को मिल रहा था। ठीक है जी, चलो। तो फिर उसके बाद सब बन रही थी बोन मैरो में, बट लिम्फोसाइट का क्या था? बोन मैरो एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक, बाकी सारा टेबल में है, अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है जी, चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग एंड कोगुलेशन। सबसे पहले प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, सबसे पहले एक टर्म है डायबिटिस। डायबिटिस का क्या मतलब होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, स्क्वीज आउट बाय चेंजिंग इट्स शेप आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। चलो, अब सबसे पहले बात करेंगे डायबिटिस की। इट इज अ प्रोसेस, बोला गया है एक प्रोसेस है जिससे जो ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, स्क्वीज आउट बाय चेंजिंग इट्स शेप, स्क्वीज आउट बाय चेंजिंग इट्स शेप। अब बेसिकली क्या होता है? जैसे कि ब्लड कैपिलरी है, वहां से निकल कर जाना है ब्लड टिश्यू में, क्योंकि भाई साहब कुछ इंजरी हो गई है, डब्ल्यूबीसी भेजनी पड़ेगी, एंटीबॉडी मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो अमीबा किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है ना। तो अब भाई कैपिलरी में से कैसे एनर्जी निकल सकती है? ठीक है, क्योंकि हमें बॉडी सेल्स में से इस तरीके से भेजना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसलिए इसकी एमीबॉइड रखी जाती है शेप। ठीक है, और उस मूवमेंट को क्या बोला जा रहा है? डायबिटिस। डायबिटिस क्यों बोला गया है भाई? इस तरीके से ऊर्जा कर चल रही है, एमीबॉइड मूवमेंट बोला गया है इसको। मतलब जैसे अमीबा देखिए, अमीबा सबको पता है क्या होता है। अमीबा इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो वो इस तरीके से निकल के जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, स्क्वीज आउट, मतलब जब हम सिंपल सी बात है, ब्लड कैपिलरी है, उसके अंदर से वो निकल के जाएगी डब्ल्यूबीसी, मतलब अपनी शेप चेंज करके स्क्वीज करके जाएगी। ठीक है जी, आउट बाय चेंजिंग इट्स शेप आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब इसको बोला गया है एमीबॉइड मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, एमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है जी, चलो जी, यही था नॉर्मल सा पॉइंट था, डिस्कस करना था। ठीक है, कुछ ज्यादा खास नहीं। अब आ जाओ ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, हमने आरबीसी के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, डब्ल्यूबीसी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, तो इसको क्यों छोड़ना है भाई? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये नहीं तो क्लॉटिंग नहीं, भूल जाओ, फिर तो तुम्हारा ब्लड बहता जाएगा। ठीक है जी, तो ब्लड प्लेटलेट्स ये इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला गया है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बो मतलब पता क्या होता है? क्लॉट मतलब होता है थ्रोम्बो का। ठीक है, थ्रोम्बो का मतलब क्लॉट होता है। चलो, 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, आरबीसी कितनी थी? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब थी। ठीक है, ये लाख्स में है। और डब्ल्यूबीसी कितनी थी? 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। वेट, आरबीसी कितनी थी? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स कितनी है? 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर। डब्ल्यूबीसी कितनी है? 6000 to 8000 पर मिलीमीटर। ये था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आरबीसी है, देन प्लेटलेट्स है, देन डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब थ्रोम्बोपोइसिस, हमने इलेक्ट्रोपोइसिस पढ़ा, ल्यूकोपोइसिस पढ़ा, थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में पढ़ो। थ्रोम्बोसाइट्स इस तरीके से बन गई है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, लाइक काफी सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या है? ये फ्रेगमेंटेशन से बनती है। मतलब एक फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? टूटना। एक बड़ा सेल है, वो छोटे 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 सेल्स में टूट जाता है और उनको प्लेटलेट्स बोल दिया जाता है या थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेम सेल है, स्टेम सेल सारी बॉडी के सेल्स को राइज करती है, सारी बॉडी के सेल्स को पैदा करेंगे, ऐसे मान के चले, तो स्टेम सेल्स गिव राइज टू मेगाकैरियोसाइट। स्टेम सेल्स ने इसको बनाया मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट। ठीक है, स्टेम सेल्स ने बनाया मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट जो बोलना है बोलो। ठीक है, इसको बनाया। ठीक है,
तो ये मान लो ये हमारी मेगाकैरोसाइट है, ठीक है। अब इसने टूट कर किसको जन्म दिया? प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स क्या? थ्रोम्बोसाइट्स। जो मेगाकैरोसाइट है ये फ्रेगमेंट्स में टूट गई, जिसको हमने बोला प्लेटलेट्स, ठीक है। तो स्टेम सेल ने बनाया मेगाकैरोसाइट को। मेगाकैरोसाइट जब टूट गई, जब कुछ नहीं किया, सिर्फ टूटना है, ठीक है। मेगाकैरोसाइट जब टूट गई तो उससे बने प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स हमारे प्लेटलेट्स बन गए हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड क्लोटिंग या कोगुलेशन। सिंपल सी बात है, तुमने हमेशा कितनी बार आया वैसे तुम्हें काफी बार एग्जांपल दे चुकी हूं कि भाई साहब तुम्हें क्लोट बना हुआ दिखता है, जब तुम्हारे कुछ ना कुछ क्लोट लग जाती होगी तो उसके बाद ब्लड ब्लैक सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लोट बनना जरूरी होता है, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें हमारे ब्लड के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन दिया है 7 to 10 डेज, सिंपल सी बात। तो अगर तुम्हारा क्लोट नहीं बनेगा तो तुम्हारा ब्लड बहता ही चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं रखना है हमें, ब्लड को विस्कस और एक ऐसा मतलब क्लोट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहता ही नहीं रखना है भाई साहब। चलो एक कट लगा पूरा खून निकल गया बंदा खत्म, ऐसा तो नहीं होता है ना। सिंपल सी बात है, क्लोट बनवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही तो अगर हमारी बॉडी से सारा खून निकल गया तो भाई काम खत्म, बिकॉज ब्लड ही है जिसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ब्लड ही हमारे ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है, ठीक है जी। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो चलो भाई अब बात करते हैं किस तरीके से क्लोट बनता है। ये भी जानना है भाई साहब, मतलब कितनी ट्रस्टिंग चीज है भाई यार। मतलब तुमने ये जाना कि प्लेटलेट्स हैं जो क्लोटिंग में काम करवाएंगी, बट किस तरीके से करवाएंगी वो भी दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो चलो फिर, हाँ जी, ब्लड क्लोटिंग देखो। अब ये तो भाई जिसके साथ हुआ है ना वही बताएगा। मतलब इंजरी, अगर तुम्हें कटी ना कहीं, मतलब कहीं कटा फटा तुम्हारे कुछ भी लगा, तो अब उसके ऊपर क्लोट एकदम से नहीं बन जाता है। सिंपल सी बात है, कुछ टाइम लगता है, ठीक है। क्यों लगता है टाइम? बिकॉज़ ये रिएक्शन चल रही होती है बॉडी में, ठीक है। तो तुम्हारी इंजरी हुई, कुछ भी तुम्हारे लगा, कटा फटा कुछ भी लगा, ठीक है। काफी छोटे भाई मतलब, ठीक है। तो वैसे वो वैसे छोड़ो। तो इंजरी टू टिश्यू, अब सिंपल सी बात है, हमारे जो इंजर्ड टिश्यू, अब हमारे इंजर्ड टिश्यू वो रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे, जो हमारे इंजर्ड टिश्यूज है ना वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहे हैं। और अब जो हमारे डैमेज टिश्यूज है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? बेसिकली तुम्हारी बॉडी में 13 फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लोटिंग में काम करवाते हैं। उनके बारे में तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़ना कि भाई साहब कितने फैक्टर्स हैं, कौन से क्या नाम है, ठीक है। सिर्फ इतना जानते हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन एक फैक्टर है, ठीक है। एक वन ऑफ द फैक्टर है जो कि काम कर रहा है, डन। इतना ही जानेंगे, बिकॉज ज्यादा हमें जान के बहुत ज्यादा कुछ पीएचडी लेवल का कुछ नहीं करना है। जितना तुम्हारी नीट के लिए सफिशिएंट है उतना ही पढ़ना है। बाकी जब डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस करोगे, तब पढ़ते रहना जितना मर्जी पढ़ना तब तो। बट अभी जितना पढ़ना है सिर्फ नीट लेवल का, एनसीईआरटी लेवल, नीट ओरिएंटेड क्लास 11 दैट्स इट, ठीक है। बाकी पढ़ो जितना पढ़ना है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है भाई साहब? थ्रोम्बोप्लास्टिन है एक फैक्टर। अब फैक्टर का नंबर कौन सा ये जान लेते हैं, बिकॉज ना थोड़ा सा 2025 के बाद सबके दिमाग में पता नहीं क्या ही डर बैठ गया कि इतना मुश्किल पता चलेगा, एक ठीक का पेपर। चलो फैक्टर नंबर 3 है, ठीक है। फैक्टर नंबर, बाकी सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं, बट हमें जितना एनसीईआरटी में दिया उससे थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। चलो अरे अभी नहीं, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ब्लड प्लेटलेट्स को। अब भाई साहब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? फैक्टर है। अब इसने क्या किया? ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता हूं, बिकॉज क्लोटिंग करवानी है, क्लोटिंग करवानी है, तो अट्रैक्ट करो ब्लड प्लेटलेट्स को, ठीक है जी। अब ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेंगे? अब बेसिकली इन्होंने भी रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जो इसने थ्रोम्बोप्लास्टिन ने अट्रैक्ट किया ब्लड प्लेटलेट्स को, उसने भी रिलीज करवाया थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई साहब जो इंजर्ड टिश्यू है वो भी रिलीज करवाया थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर उसके बाद जो प्लेटलेट्स को वो अट्रैक्ट करवा के वो प्लेटलेट्स भी रिलीज करवाया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है आफ्टर कैस्केड ऑफ रिएक्शंस। कैस्केड का मतलब है बहुत सारी रिएक्शंस के बाद, ये बहुत सारी रिएक्शंस के बाद एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन्स होती है, ठीक है, जो कि हमारी रिएक्शन रेट को फास्टर कर देती है, रिएक्शन के रेट को फास्टर कर देती है, ठीक है जी। अब जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन ने आफ्टर कैस्केड ऑफ रिएक्शन बहुत सारी रिएक्शंस के बाद क्या रिलीज करवाया? थ्रोम्बोकाइनेज होता है, थ्रोम्बिनेज नहीं होता है। वेट यार, थ्रोम्बोकाइनेज, हाँ क्या यार, हाँ। तो आफ्टर कैस्केड ऑफ रिएक्शन अट्रैक्ट ब्लड प्लेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज बना, ठीक है। फॉर्म एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म्स एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या है? एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो आगे जाके काम आने वाला है। मैं बताती हूँ क्या काम आने वाला है, ठीक है। आफ्टर एंड कैस्केड ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? बेसिकली बहुत सारी रिएक्शंस के बाद ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है। तो कैस्केड का मतलब है बहुत सारी रिएक्शंस, ठीक है। तो इसीलिए हमने एनसीईआरटी लिखती है आफ्टर एंड कैस्केड ऑफ रिएक्शन। जब हम एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे, बेसिकली मैंने एक नया चीज़ देखा है कि भाई हम ना पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे नो विदाउट एनसीईआरटी रीडिंग, विदाउट पीवाईक्यूज। लास्ट में पीवाईक्यूज का सेशन अलग है, एनसीईआरटी का सेशन अलग है, एनसीईआरटी के सेशन के साथ ही शॉर्ट नोट्स है, तो ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। अभी सिर्फ हम नोट्स और इस पे ही ध्यान देंगे, ठीक है, समझने पे। तो आफ्टर कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हमारे पास एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अब थ्रोम्बोकाइनेज क्यों बनवाया है? कोई काम होगा तभी तो बनवाया है। तो थ्रोम्बोकाइनेज इसीलिए बनवाया गया है बिकॉज हमें करवाना है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट। अब भाई साहब बहुत सारी बला है, ठीक है, तो इसीलिए भाई साहब पढ़ना तो पड़ेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में, ये भी एक एंजाइम है, तो एक्टिव फॉर्म में करवाने के लिए हमने थ्रोम्बोकाइनेज बनवाया। थ्रोम्बोकाइनेज क्यों बनाई गई है? क्योंकि हमें प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाना था इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाना था, बार बार बोलोगे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाना था, तो इसीलिए थ्रोम्बोप्लास्टिन से हमने बनवाया थ्रोम्बोकाइनेज। साउंड्स लाइक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई बट ठीक है।
थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज बनाया, थ्रोम्बोकाइनेज बनवा के हमने प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनवाया। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, थ्रोम्बिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, चलो थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयंस के साथ में प्रोथ्रोम्बिन के साथ हमने थ्रोम्बिन बनवा दिया है। ठीक है, ये एक एंजाइम है। अब भाई साहब अभी भी नहीं हुआ, अभी तुम्हें लगता है कि सीधा वही बन गया क्लॉट, नहीं बना है अभी भी। ठीक है, अभी क्या है, एक और चीज़ पड़ी अभी बननी, बस उसके भी ये लास्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, इससे थ्रोम्बिन क्यों बनवाया है? थ्रोम्बिन क्यों बनवाया है? क्योंकि थ्रोम्बिन भी किसी ना किसी चीज़ में काम आएगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाएगा। अभी फिब्रिन है, ये तुम्हारा क्लॉट है, ये थ्रेड है, जो फाइबर्स हैं ये तुम्हारा क्लॉट है। ठीक है, तो फिब्रिनोजन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म को हमें एक्टिव फॉर्म में लाना है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन एंजाइम। तो थ्रोम्बिन एंजाइम कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में फिब्रिन थ्रेड लाइक क्लॉट एक्टिव फॉर्म है। डन, चलो ओके। तो फिब्रिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन और थ्रोम्बिन किस में बन जाता है? फिब्रिन। डन, ठीक है, फिब्रिन थोड़ा सा थ्रेड्स फाइबर्स याद आ रहा है? ठीक है, थ्रेड लाइक क्लॉट। ठीक है, और दोबारा चलो रिवाइज करते हैं। तो इंजर्ड टिश्यू था, उसने रिलीज करवाए थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करवाया, थ्रोम्बो मतलब क्या होता है? क्लॉट होता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करवाया, दैट इज ऑफ फैक्टर नंबर 3। ठीक है, मतलब 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें तीसरा फैक्टर क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने अट्रैक्ट की ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अट्रैक्ट की ब्लड प्लेटलेट्स। अब ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट किया थ्रोम्बोप्लास्टिन ने। अब उन ब्लड प्लेटलेट्स ने क्या किया? रिलीज करवाया थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तुम्हें यहाँ दिख रहा है रिलीज करवाया थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब आफ्टर एन कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस के बाद हमें एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स देखने को मिला, दैट इज योर थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्यों बनवाया है उसके बारे में बात करें। क्योंकि हमें प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाना है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाना है, दैट इज योर एक्टिव फॉर्म। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज करवाएगी। हाँ जी, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, अब हमने ये थ्रोम्बिन क्यों बनवाया है? बिकॉज थ्रोम्बिन इज ऑल्सो एन एंजाइम, और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, और लास्ट स्टेप मतलब फिब्रिनोजन इज और इनएक्टिव फॉर्म, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है फिब्रिन। ठीक है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में कौन करवाएगा? थ्रोम्बिन करवाएगा। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा थ्रोम्बोकाइनेज को, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन। अगर किसी के आगे प्रो लगा दिया मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। डन, ठीक है, तो ये थी हमारी कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉट बनना, ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है ये, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। लाइक तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते होगे इन चीज़ों में कि भाई साहब ये ए पॉजिटिव क्यों है, कोई ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव से ही क्यों ब्लड ले रहा है, या ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है। रेसिपिएंट होता है जो ब्लड लेता है, ठीक है, डोनर होता है जो देता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम बहुत कंफ्यूज रहते होगे कि हमारे मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ये है और हमारा ये आया है। यार जैसे कि मेरी फैमिली में मेरा ब्लड ग्रुप, मेरे भाई का ब्लड ग्रुप और मेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप सेम है, ठीक है, और पापा का अलग है, लाइक बी पॉजिटिव। ठीक है, तो सबका इस तरीके से कि भाई मम्मी पापा का ये है तो बच्चों में कैसा ब्लड ग्रुप आना चाहिए उसके बारे में वैसे तो 12th में डिटेलिंग है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम जानेंगे इनके बारे में भी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें तुम कंफ्यूज हो। और ये एक पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है ये क्या है भाई साहब, ये नेगेटिव है किसी का तो ये नेगेटिव क्यों है, नॉर्मल क्यों नहीं है, तो ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। इन ब्लड ग्रुप जब ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तुम्हारी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हमारी बॉडी में दो तरीके के होते हैं, दैट इज और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग जो पॉजिटिव नेगेटिव लगा होता है ना, यहाँ तुम्हारा डाउट क्लियर होएगा RH ग्रुपिंग में। ठीक है, रीजस फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की, हमारे पास 4 तरीके के होते हैं, A, B, AB और O। ठीक है, तो इसलिए हमने ABO बना दिया क्योंकि A और B को मिला के ही तो बन रहा है जो हमारा AB है, तो दैट इज और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले ना इनको जानने से पहले हम एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। एंटीजन क्या होता है?
recognize whether something belongs to the body or is foreign and generate antibodies। अब सिंपल सी बात है, हमने ना कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं इसको, हम जैसे कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ लगा दी है हमारी बॉडी में, एक डिटेक्टर लगा दिया है जो कि डिटेक्ट करेगा कि ये चीज़ हमारी बॉडी में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ये फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, ठीक है। और ये फॉरेन पार्टिकल मतलब बेसिकली अगर मान लो यहाँ ऐसा कुछ मैंने लगा दिया, ये हमारा एंटीजन है, अब यहाँ पर डिटेक्शन हुई है कि भाई साहब यहाँ पर डिटेक्शन हुई कि फॉरेन पार्टिकल आया है बॉडी में, दैट इज़ हमारी बॉडी का पार्टिकल है ही नहीं ये, ठीक है। तो अगर फॉरेन पार्टिकल, अब ये क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को रिप्लाई देगा कि भाई साहब हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आ चुका है, तुम कुछ ना कुछ करो, ठीक है। और इम्यून सिस्टम इसके रिस्पॉन्स में क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ठीक है। तो ये होता है एंटीजन का काम, ठीक है। तो अगर ये बेसिकली मान लो जैसे कि ए ब्लड ग्रुप वाला है तो वो ए से या ओ से ले सकता है सिर्फ, ठीक है। अभी हम प्लस नेगेटिव पे नहीं जा रहे हैं, प्लस और माइनस पे नहीं जा रहे हैं, अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ए जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है या ओ से ले सकता है, क्यों ले सकता है ओ से वो भी बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मल बात करो अभी, ठीक है। तो ये अगर ए वाला ब्लड ग्रुप का डिटेक्टर है तो अगर इस पर बी वाला ब्लड ग्रुप आ गया तो भाई साहब ये इम्यून सिस्टम को कहेगा कि भैया बी वाला ब्लड ग्रुप आ गया है तो कुछ ना कुछ करो, ठीक है। तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देगा, ठीक है। कि ये जो है इसने बोला, मतलब जो हमारा ये डिटेक्टर था, ये एंटीजन था ये ए वाला, तो इसने बोला कि बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू करो, क्योंकि मेरे ब्लड को चाहिए सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाला, बट बी वाला ब्लड आ गया है गलती से, जैसे भी आ गया, ठीक है। तो अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा इसकी बात सुन के, तो ये होता है एंटीजन, ठीक है। और ये एंटीजन ही डिसाइड करता है, अगर मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है तो अगर मेरे अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो बी एंटीजन प्रेजेंट है मेरी वैसे ना आरबीसी पे प्रेजेंट, अभी बताऊंगी यार, ठीक है। आरबीसी पे एंटीजन प्रेजेंट होता है, मतलब आरबीसी है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एंटीजन मेरे अंदर कौन सा प्रेजेंट है, बी, जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप होगा वो तुम्हारे अंदर एंटीजन वो प्रेजेंट होगा, अगर तुम्हारा बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन ऑन आरबीसी डिसाइड योर ब्लड टाइप, ठीक है। तो ये एंटीजन का कॉन्सेप्ट था। अब हम समझते हैं एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी पे, और एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में। अब तुम इतना दिमाग लगाओ, अगर ए एंटीजन तुम्हारे अंदर प्रेजेंट है तो क्या ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, नहीं, बिकॉज ए को तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यही सिंपल सी बात है। अगर यहाँ मान लो एंटीजन ऑन आरबीसी ए था तो एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट बनेंगी, बी के अगेंस्ट ही बनेंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ कहाँ है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडीज़ क्या भाई, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बी किसके अंदर बनेंगी, हमारी प्लाज्मा के अंदर बनेंगी, ठीक है। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बी कहाँ बनेंगी, प्लाज्मा के अंदर बनेंगी। चलो, ये मैंने आरबीसी के अंदर दिखा दिया था प्लाज्मा, कौन सा प्लाज्मा आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म होगा वहाँ पर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है कभी कभी, हाँ। एंटीजन को मैंने यहाँ पे लिखा है, एंटीजन को क्या बोला गया है, आइडेंटिटी टैग ऑन आरबीसी। आइडेंटिटी टैग मतलब हमें भी टैग दे रहा है भाई साहब कि तुम बी पॉजिटिव हो, तुम बी नेगेटिव हो, ठीक है। तो एंटीजन क्या है, अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप है तुम्हारा। एंटीबॉडी क्या है, बॉडी गार्ड इन प्लाज्मा, कि भाई साहब अगर कोई और आ गया तो मैं तो एंटीबॉडीज़ मैं तो फाइट करूँगा उससे, ठीक है, मार दूंगा उसको। जैसे कि अगर बी ब्लड ग्रुप है, अगर ए वाला आ गया तो भाई साहब उसके लिए एंटीबॉडीज़ मार देंगे उसको, चलो दूर, ठीक है। तो एंटीबॉडी बॉडी गार्ड्स हैं, ठीक है। चलो, इन प्लाज्मा अब यहाँ पे देखो, ए बी को यूनिवर्सल ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला गया है और ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला गया है। अब ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाएगा। अभी ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब तुम ए ब्लड ग्रुप क्यों है, किसी का बी क्यों है, किसी का सी क्यों है, बट अब टाइम है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, ये क्यों होता है ये सब। चलो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद ये तो समझ आ ही जाएगा। चलो, हाँ, ये एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारी सी टेबल बना रखी है, उसके से समझते हैं। ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी, यहाँ देखो बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है। अब सबसे पहले ना डोनर का एंटीजन चेक करो, डोनर है उसका एंटीजन चेक करना है, ठीक है। और रेसिपिएंट का क्या करना है, हमें एंटीबॉडी चेक करनी है। अब देखो डोनर का मान लो जो हमारे पास ये डोनर है इसका एंटीजन है ए,
ठीक है। और जो हमारा रेसिपिएंट है उसके अंदर बन रही हैं एंटीबॉडीज़ ए के खिलाफ। अगर मेरा बी ब्लड ग्रुप है तो ऑब्वियसली मैं किससे खून ले सकती हूँ, मैं किससे ब्लड ले सकती हूँ, जिसका बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, जिसका बी ब्लड ग्रुप ही होगा और जो ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप कैसा है कि मैं ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाऊंगी और जो मेरा डोनर होगा उसका ब्लड ग्रुप भी क्या है कि भाई साहब वो बी ही है, ठीक है। बट अगर ऐसा हो गया कि जो मेरा डोनर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज़, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बनेंगी, बी के खिलाफ बनेंगी, ठीक है, और मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो मतलब मेरे अगर उसका ए वाले का ब्लड ग्रुप आ गया मेरे अंदर तो भाई साहब एंटीबॉडीज़ आ गई हैं बी के खिलाफ और मेरे अंदर कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, बी वाला ब्लड प्रेजेंट है। तो अगर मेरे ब्लड में बी की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट आ गई तो वो तो मेरे ब्लड सेल्स को मारना शुरू कर देंगी, मेरे ब्लड को ख़राब करना शुरू कर देंगी। बिकॉज एंटीबॉडीज़ एक ऐसे मतलब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं जो डिजीज़ को फाइट करती हैं, ठीक है, जो फाइट करती हैं, सिंपल सी बात है, बॉडी गार्ड्स हैं। तो ऑब्वियसली बी की एंटीबॉडीज़ बी वाले ब्लड ग्रुप को ख़त्म करेंगी। तो ऑब्वियसली जो बी की एंटीबॉडीज़ मेरे अंदर आ गई हैं तो वो मेरे ब्लड को ख़राब करना शुरू कर देंगी, ठीक है। इसीलिए कभी भी डोनर का एंटीजन चेक करोगे, डोनर का एंटीजन चेक करोगे और रेसिपिएंट का जो हमारे पास एंटीबॉडी है वो चेक करोगे, दोनों मैच नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, देखो डोनर की जो डोनर का एंटीजन है, ठीक है, वो है ए। यहाँ देखो डोनर का एंटीजन क्या है, ए है, और रेसिपिएंट एंटीबॉडी किसके खिलाफ बना रहा है, ए के खिलाफ बना रहा है। तो भाई ब्लड को आने ही नहीं देगा, मतलब ब्लड जैसे कि एंटी ए बना रहा है वो, जो रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट है, इसने ब्लड लेना है, ठीक है। अब ये मान लो ये फिर बी हुई ना, मान लो ये बी है, ये एंटीबॉडीज़ बना रहा है ए के खिलाफ। ए के खिलाफ अगर ये एंटीबॉडीज़ बना रहा है तो ये ए वाला ब्लड ग्रुप कैसे, ए ब्लड कैसे आ जाएगा इसके अंदर, नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। क्योंकि एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बन रही है, ए के, और ब्लड कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, तो किस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया, दोनों मैच हो भी गए, ठीक है, तो भाई साहब लड़ाई हो जाएगी तुम्हारे ब्लड में, रेसिपिएंट की ब्लड में लड़ाई हो जाएगी, मर भी सकता है, ठीक है, इतना गंदा हाल भी हो सकता है, ठीक है। पहली बार में तो कुछ नहीं होता, अभी क्यों नहीं होता, एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में जानेंगे, ठीक है, थोड़ा सस्पेंस बना के रखना चाहिए। बट अगर मल्टीपल फ्यूजन हो गया, मतलब पहली बार नहीं दूसरी बार ख़त्म भी हो सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, ये मर भी सकती है बंदी जो ले रही है खून, ठीक है। तो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंटीजन और रेसिपिएंट नहीं मिलने चाहिए, अलग होने चाहिए हैं दोनों, ठीक है जी। तो एंटीजन और एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं मिलनी चाहिए, एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं मिलनी चाहिए, दोनों अलग होनी चाहिए फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर दोनों मिल गई तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर एंटीजन और एंटी ए दोनों मिल गए, मैच, क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड में, ठीक है। अब क्लॉटिंग बाहर होनी, क्लॉटिंग इज नाइस, ठीक है। देखो अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड है तो उसको बहना है हर जगह, ठीक है, फ्लो करना है ब्लड को। अब भाई साहब तुम्हारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो गई है, मतलब यहाँ पे क्लॉटिंग शुरू हो गई है तुम्हारी बॉडी के अंदर के ब्लड में, तो भाई साहब फिर तो काम ख़राब है ना, क्योंकि तुम्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि ब्लड का क्या है, फ्लो करना है उसको, तो फ्लो करना है ब्लड को, तो सिंपल सी बात है, हमें बॉडी के अंदर फ्लो करवा के हर जगह ट्रांसपोर्ट करवाना है न्यूट्रिएंट्स को। तो बाहर क्लॉटिंग इज़ लाइक कि हमें यहाँ पे क्लॉट क्यों बनवाना है, क्योंकि ब्लड का फ्लो बाहर ना जाए, बहुत सारा ब्लड लॉस ना हो जाए, क्योंकि हमें अंदर रखना है बॉडी के ज़्यादा ब्लड, इसीलिए क्लॉट बनता है। तो बाहर बनाना अच्छी बात है, बट अंदर बनाना, अंदर क्लॉटिंग होनी, अंदर गुच्छे बन गए हैं मतलब ब्लड के अंदर, तो भाई काम थोड़ा ख़राब ही है, ठीक है। सो क्लॉटिंग क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड की, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो डोनर एंटीजन ये है उसके पास। चलो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो दोबारा समझते हैं सब चीज़ों को, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है बट है नहीं, ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो मैं कौन सा खून एक्सेप्ट करना पसंद करूँगी, बी वाला है, ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है और मैं किसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रही हूँ, ए के खिलाफ, ठीक है। तो अगर ए के खिलाफ मैं एंटीबॉडीज़ बना रही हूँ बी ब्लड ग्रुप वाली होके, तो अगर मेरे अंदर ए वाला ब्लड ग्रुप आ गया, काम ख़त्म। ए वाला ब्लड ग्रुप आ गया तो एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों मैच नहीं होने चाहिए हैं, मतलब एंटीबॉडी, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों अगर मैच हो गई, ख़त्म काम, ठीक है। तो इसीलिए अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं बी वाला ब्लड ग्रुप ही एक्सेप्ट कर पाऊँगी, क्योंकि मैं
एंटीबॉडीज़ बी के खिलाफ नहीं बनाऊंगी। भाई मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं क्यों बनाऊंगी बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़, मैं ए के खिलाफ बनाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। चलो अभी ये तो तुमने समझा कि सिर्फ ए जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है बी के खिलाफ, बी जो है वो एंटीबॉडीज़ बना रहा है ए के खिलाफ। अब समझते हैं कौन कौन किसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, और कोई बनाते ही नहीं है और किसी पे एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होता है, इसके लिए उसको ओ बोलते हैं, ज़ीरो। कोई एंटीजन नहीं है ना तो ज़ीरो बोल दिया, ओ। ठीक है, चलो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रेजेंट होंगी, बी। तो यहाँ क्या है, एंटीजन ऑन आरबीसी ए है और एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा क्या है, एंटी बी। ठीक है, डोनर का ग्रुप क्या हो सकता है, ए और ओ। अभी ए समझो, ओ मैं चल पहले ना ये समझते हैं। फिर अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ऑन आरबीसी क्या है, बी है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उनके पास एंटीजन ए बी दोनों होंगे। अब यार अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो क्या वो एंटीबॉडीज़ बना सकता है, नहीं बना सकता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है मतलब उसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी और बी बी, तो क्या खुद के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेगा, नहीं। तो इसका मतलब वो एंटीबॉडीज़ बना ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास ए बी है बी बी है। ठीक है, अगर ए होता किसी के पास तो वो बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा, बी होता तो वो ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा, बट किसी के पास दोनों है तो वो एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि भाई साहब खुद को थोड़ी मारना है। ठीक है जी, तो ब्लड ग्रुप ए बी है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी दोनों, ए बी बोला गया है उसको। ठीक है, और इसके पास एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट ही नहीं होंगी, नील मतलब होता है एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब ओ ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन ऑन आरबीसी, इसके पास एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडीज़ बना लेगा। एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बना सकता है, ए के खिलाफ और बी के खिलाफ, दोनों के खिलाफ बना सकता है। ठीक है जी, अब देखो यार क्या था कॉन्सेप्ट, चेक एंटीजन ऑन डोनर और एंटीबॉडीज़ ऑन रेसिपिएंट। ठीक है, अब ओ के पास जब एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो काहे का तुम चेक करोगे, सिंपल सी बात है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल डोनर बोला गया है। अगर ओ के पास एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सिंपल बात है ना, ओ के पास एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो चेक कर लो। ठीक है, नहीं निकलेगा। अब रेसिपिएंट का सिंपल सी बात है, रेसिपिएंट पे कुछ भी हो, ओ के पास एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट, यूनिवर्सल डोनर। रेसिपिएंट यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको बोला था, ए बी को बोला था। क्यों बोला था, कोई मर्जी ब्लड डाल दो यार, एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनाएगा, वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, बस काम खत्म फिर। ठीक है, बट अभी थोड़ा ना ए बी पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस भी आने वाला है। अभी तो हम इस बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल डोनर है, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव का केस आएगा तब बात करेंगे। और ठीक है, तो अब ए है, ए से रिसीव कर सकता है ब्लड, ओ से रिसीव कर सकता है। बी है, बी से रिसीव कर सकता है, ओ से रिसीव कर सकता है। ए बी है, सबका चलता है, ए बी ओ। ठीक है, ओ है सिर्फ ओ से, खुद बेचारा सबको ब्लड दे सकता है, बट खुद लेने की बात आई जब तो सिर्फ ओ ही काम आया। ठीक है, तो ओ काफ़ी ज़्यादा दयालु है। ठीक है, चलो लेट्स गो। अभी हम थोड़ा ना हाई लेवल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अभी है नहीं वैसे यहाँ पर, बट स्टिल अभी हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक। अब यार सिंपल सी बात है, अगर हम अभी फिनोटाइपिकली डील कर रहे हैं, फिनोटाइप क्या है, जैसे कि तुम्हारी हाइट है वो क्या है, 6 फीट है समथिंग। ठीक है, तो 6 फीट है मतलब टॉल हाइट है, तो तुम्हें दिख रही है बाहर से 6 फीट है, टॉल हाइट है, बट अंदर तो सारा जीन्स का काम होता है ना। अंदर से थोड़ी होएगा कि भाई साहब ये है 6 फीट हाइट है, अंदर भी 6 फीट हाइट ही बोल दो। ठीक है, नहीं, अंदर तो सारा जीन्स का काम होएगा कि भाई साहब ये दो जीन्स हैं, ये अलील्स बोलते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अंदर तो सारा जीन्स का काम होता है। उसी तरीके से ब्लड ग्रुप तुम्हें बाहर से दिख रहा है कि बी ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, बट अंदर क्या होता है, जेनेटिकली करना होता है। जेनेटिकली किस तरीके के होता है, एक आता है मम्मी से, एक आता है पापा से। ठीक है, तो उस तरीके से काम होता है अंदर तो। बाकी बाहर से तुम्हें दिख रहा है ये बंदा लंबा है, ये बंदा छोटा है। ठीक है, इसका बी ब्लड ग्रुप है, इसका ए ब्लड ग्रुप है, बट अगर हम अंदर की बात करें, ठीक है, हमारे सेल्स के अंदर की बात करें, हमारी बॉडी की बात करें, तो हम जीन से टैकल करते हैं। तो जीन से टैकल करते हैं तो इसीलिए यहाँ पर हमें जीनोटाइप्स पढ़ने पड़ते हैं। जीनोटाइप्स जो हम अंदर के जीन्स की बात कर रहे हैं कि जीन्स में क्या अरेंजमेंट है जिससे ये बंदा लंबा हुआ है। फिनोटाइप्स क्या हो गए कि भाई साहब बाहर से दिख रहा है ये लंबा है। ठीक है,
तो अलील ये जैसे कि टीटी है, मतलब ये बंदा लंबा है, मतलब टॉल, ठीक है, दोनों पेरेंट्स से ये आया टॉल, ठीक है, अभी भी टॉल है ये जो है ये आया पापा से, मान लो फादर से, ये आया छोटा मम्मी से, मम्मी छोटी है और पापा लंबे थे, बट स्टिल बच्चा लंबा बना बिकॉज बीच ऐसे मिडल में नहीं रहा, नॉर्मल है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही छोटा ड्वार्फ, ठीक है, दोनों फादर और मदर से टीटी आ गया है, ड्वार्फ बच्चा बन गया है, ठीक है। तो अलील होते हैं ये स्मॉल टी ये दोनों अलील है, ये सेम अलील्स हैं, अगर ऐसे होता तो ये एक अलील, ठीक है। अब अलील फ्रॉम पेरेंट 1, अब देखो अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारे पापा ने दिया तुम्हें ए और मम्मी ने दिया बी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब देखो, अब ये दिखा रखा है तुम्हें आई ए, ठीक है। अब पहले ना ओ के लिए जानो क्या होता है। ओ के लिए हम ये यूज़ करते हैं, अगर ओ है किसी में अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है, ओ के लिए हम ये यूज़ करते हैं स्मॉल आई, ठीक है, मतलब रिसेसिव क्या, क्योंकि इसके पास एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। आगे जाके पढ़ेंगे जब तुम कौन से जेनेटिक्स पे जाओगे तो क्लास 12th में, बट अभी स्टिल थोड़ा बहुत जानने के लिए पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आ गए मान लो तो भाई साहब सिट्टी बिट्टी गुल, ठीक है। आई ए, ठीक है, ये क्या है, ए को दर्शाने के लिए जीनोटाइप्स है, जीन्स, मतलब आई ए कहाँ से आया, पापा से, आई ए मम्मी से आया, ठीक है। तो आई ए मतलब ए के लिए है, आई बी ये मम्मी से आया पापा से आया, जैसे मान लो, ठीक है। तो आई ए बी बन गया इसका ब्लड ग्रुप, ठीक है। आई ये ए है, क्यों ए है, क्योंकि ये रिसेसिव है, ये तो शो ही नहीं कर रहा है। बेसिकली ना अगर मैं बात करूँ टी स्मॉल टी में एक डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव होता है, ठीक है। तो ये अपना कैरेक्टर शो करता है, ये नहीं शो करता है, ठीक है, ये नहीं शो करता है, तो भाई चलेगी किसकी, ये वाले टी की, ठीक है। उसी तरीके से ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव होता है, तो अगर ये डोमिनेंट है तो हम ये अपना कैरेक्टर शो करेगा और ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी आई ए ही होता है, ठीक है। फिर आई बी मतलब दोनों पेरेंट्स ने बी दिया, मतलब बी बन गया, ठीक है। अब ये थोड़ी होता है बी ब्लड ग्रुप नहीं होता, बट दोनों पेरेंट्स से अगर बी आया तो बी ब्लड ग्रुप बन गया, ठीक है। फिर आई बी एंड आई आया, मतलब बी ब्लड ग्रुप बन गया है, क्योंकि आई इससे रिसेसिव शो ही नहीं कर रहा। अब दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव आ गया है, मतलब एंटीजन बना ही नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए, ये एंटीजन बनाने के लिए, ठीक है, जीन्स एंटीजन बनाएंगे तभी तो ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। तो आई मतलब ये नॉर्मल, कोई एंटीजन नहीं बना तो ये ओ बन गया, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब इसमें मैं क्वेश्चंस भी करूँगी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। इस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस क्लास 12th में है, बट अभी से हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, बाकी जब तुम जेनेटिक्स में पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी थोड़ा बहुत हम पढ़ते हुए चलेंगे। चलो पहले RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद, ठीक है। RH ग्रुपिंग, रीजस फैक्टर, RH को क्या बोलते हैं, रीजस फैक्टर। हाँ, तो ये ना सबसे पहले रीजस नाम के मंकी में देखा गया था, तो इसीलिए इसको रीजस फैक्टर बोल दिया, ठीक है, RH ग्रुपिंग में, ठीक है। तो व्हाट इज RH फैक्टर, द RH फैक्टर इज अ प्रोटीन एंटीजन जो कि फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जैसे कि हमारे पास ए ब्लड ग्रुप, मतलब ए ब्लड ग्रुप होने के लिए ए एंटीजन प्रेजेंट था, कहाँ पर, हमारी RBC के ऊपर। उसी तरीके से अगर RH प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव बोल दिया गया है कि RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। हमने ऐसे नहीं बोला कि ARH BRH, ऐसा नहीं बोला, हमने क्या बोल दिया, A पॉजिटिव B पॉजिटिव, ठीक है, बी नेगेटिव मतलब प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है RH वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है RH वेक्टर, ठीक है। तो RH पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट ऑन RBC। RH नेगेटिव मतलब कोई RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है RBC पे, ठीक है। तो RH फैक्टर फर्स्ट सीन इन रीजस मंकी, ठीक है, तो इसलिए हमने रीजस फैक्टर बोल दिया उसको। बहुत सारी चीज़ों में हुआ है, कैमिलियो गोल्जी बॉडीज़, उसके ऊपर नाम रख दिया था, ठीक है। और क्या बात बतानी है इसके ऊपर, RH नेगेटिव, हाँ। तब इस पर ट्रांसफ्यूजन जो होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, इस पर भी बेस करेंगे। अब चलो किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ, इधर देखो मैंने टेबल बना दी है, तुम भी बना लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है किसी का, तो भाई साहब A पॉजिटिव वाले से ले सकता है वो ब्लड ग्रुप ब्लड, और A नेगेटिव वाले से ले सकता है। अब A नेगेटिव वाले से ले सकता है, ये क्या मतलब है A नेगेटिव वाले से ले सकता है। चलो देखो, अगर कोई A पॉजिटिव है, उसके ऊपर उसके अंदर A पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो
तो ये क्या है, रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है। ये क्या है, रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप, मतलब लेने वाले का, जो ब्लड लेता है उसको बोला गया है रेसिपिएंट। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम मतलब डोनर, यार सिंपल सी बात है, ठीक है। थोड़ा वैसे उल जुलूल दिख गया है बट हाँ डोनर बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, डोनर है, ये लिख लेना। चलो, तो ए पॉजिटिव है, जो ए पॉजिटिव वाला है वो ए पॉजिटिव से तो रिसीव कर ही सकता है, बट ए नेगेटिव से भी कर सकता है, ओ पॉजिटिव से भी कर सकता है, ओ नेगेटिव से भी कर सकता है। किस तरीके से, चलो समझते हैं। अब ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव का तुम्हें समझ आ गया होगा कि ए पॉजिटिव है मतलब ये आरबीसी है उसकी, तो यहाँ पर ए एंटीजन प्रेजेंट है और आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। ए पॉजिटिव वाला कोई ए पॉजिटिव वाला ब्लड आया तो सिंपल दोनों सेम क्या है, एंटीबॉडीज बनेंगे। अब ए नेगेटिव वाले से क्यों ले सकता है? अब ए नेगेटिव वाले पे क्या प्रेजेंट होगा? ए नेगेटिव वाले पे सिर्फ हमारे पास ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, सिर्फ सॉरी एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है क्या ही फर्क पड़ जाएगा? देखो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ए और प्लस मतलब आर एच लिख दिया मैंने, और यहाँ क्या है, जो आने वाला ब्लड है उसके ऊपर क्या है, ए है, ठीक है। क्या चेक करना होता है? डोनर का एंटीजन क्या है, ए। डोनर का एंटीजन क्या है, ए। रेसिपिएंट का एंटीबॉडी क्या है, बी। सिंपल, कोई ज़्यादा वो ज्ञान नहीं लेना है, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो ए वाला बी वाले के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ठीक है। अगर कोई आर एच पॉजिटिव है तो कोई एंटीबॉडीज़ थोड़ी बनाएगा वो आर एच के खिलाफ, क्योंकि वो आर एच खुद उसके पास प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, आर एच पॉजिटिव बट आर एच नेगेटिव वाला एंटीबॉडीज़ बना सकता है आर एच के खिलाफ। बट यहाँ पर हम क्या से देख रहे हैं, डोनर का क्या चेक करना होता है। अब देखो अगर आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड प्रेजेंट है यहाँ पर, तो अगर ये एंटीबॉडीज़ बनाता उसके खिलाफ, जो हमारा डोनर के खिलाफ, तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाता। बट यहाँ पर क्या है, ये वाला आर एच पॉजिटिव है, इसके अंदर ये वाला ब्लड देना है, तो कोई एंटीबॉडीज़ बना ही नहीं रहा है, क्योंकि आर एच पॉजिटिव आर एच के खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर है ही नहीं जब आर एच, तो क्यों ही कुछ होगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ओ नेगेटिव भी वो तुम्हें पता ही है क्यों, क्योंकि उसके पास हमारे पास एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ए नेगेटिव, अब आओ तुम ए पॉजिटिव क्यों नहीं आ सकता? देखो अब ये ए नेगेटिव है ना, अब सिंपल सी बात है, ए नेगेटिव के लिए आर एच जो फैक्टर होगा वो एक फॉरेन पैथोजन होगा, फॉरेन पार्टिकल होगा, पैथोजन नहीं बोल सकते, फॉरेन पार्टिकल होगा। फॉरेन पार्टिकल क्यों? क्योंकि जो ए नेगेटिव है उसके पास आर एच प्रेजेंट ही नहीं है। अगर आर एच प्रेजेंट नहीं है तो वो उसको क्या समझेगा कि ये तो मेरी बॉडी का है ही नहीं, तो वो एंटीबॉडीज़ बनवानी शुरू कर देगा आर एच के खिलाफ, ठीक है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा। बट ए पॉजिटिव के केस में क्या था, उसके पास आर एच प्रेजेंट तो था और वो आर एच के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनवा ही नहीं सकता, तो ए नेगेटिव क्या है, उसके पास कोई आर एच प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। बी पॉजिटिव है तो वो बी पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, बी नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव वही, बट बी नेगेटिव वाला वो सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। ए बी पॉजिटिव भाई छोड़ो, इसको तो बात ही मत करो तुम। ए बी पॉजिटिव सबसे, सारे लाइन में लग जाओ, ठीक है। ए बी नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव वालों से, ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव से। अब ओ नेगेटिव बेचारा यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव अब यूनिवर्सल डोनर क्यों हुआ? क्योंकि ये नॉर्मल है ओ ब्लड ग्रुप, जिसके पास कोई भी आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ओ ब्लड ग्रुप, और ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है, खुद डोनर बन के सबको ब्लड दे रहा है, बट किसी से ले नहीं सकता ओ नेगेटिव के अलावा, ठीक है। तो ये था ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा ना वो क्वेश्चन जो मैंने कही थी मैं करवा देती हूँ। देखो अब देखो, सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मदर है ये फादर है, ठीक है। अगर इसका ब्लड ग्रुप IA है और इस IA है और इस मदर का ब्लड ग्रुप है IB और I, ठीक है। इस मदर का ब्लड ग्रुप है IB और कौन सा था वो, कैसे बनना था, स्मॉल आई, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट है। अब जो बच्चा होगा, बच्चे में कैसा ब्लड ग्रुप आ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मदर के मतलब एक ही, अब देखो नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल में दोनों ही प्रेजेंट होंगे, बट अगर बच्चे में जाना है तो बच्चे में सिर्फ एक ही जाएगा, ये वाला या ये वाला। ये दोनों सेम है, इसमें से कोई मर्जी चला जाए, तो मान लो ये वाला आ गया, ठीक है, IA, और यहाँ से कौन सा आ गया IB, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी होगी कि ये बन सकता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी
कि ये बन गया, ठीक है, मतलब बेबी का ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए ब्लड ग्रुप बन गया, क्योंकि वो तो रिसेसिव है, ठीक है। इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं, बाकी और बनानी है बना लो। इस ये वाला जो ये वाला ए है, इसके साथ तो वो सेम ही बनेगी, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। इस तरीके से हम बच्चे का ब्लड ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। बाकी RH वाले वो चीज़ों में नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी तुम भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्लास 12th में, बाकी मैंने अभी बता दिया इतना ही। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। DP मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जो भी डाउट हो आराम से पूछ सकते हो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फेलो नीट एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, बिकॉज बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। सो बाय।